बोलो क्या पढ़ रहे थे? आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों को? क्या इंटेंसिटी तक हुआ था? टॉपिक क्या था वो तो बताओ। अच्छा, इंटरफेरेंस पढ़ रहे थे। कोई डाउट है? नहीं है ना? चलो लिखो, नेक्स्ट लिखो, स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग। साउंड के बारे में जो स्टैंडिंग वेव होगा वो साउंड का इक्वेशन पढ़ लेंगे, प्रेशर इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, उसके बाद देखेंगे। अब यहाँ पे इसको पढ़ने के लिए एक चीज समझना जरूरी है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। वेव जो है वो रिफ्लेक्ट कैसे होता उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो होगा स्ट्रिंग का, वो दो तरीके से रिफ्लेक्शन हो सकते हैं। इसमें एक होता है रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड, और दूसरा होता है रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड। फिक्स्ड एंड से और फ्री एंड से दो तरीके का रिफ्लेक्शन हो सकता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है अगर इसकी बात करोगे तो यहां से जो रिफ्लेक्टेड रे है उसमें लिखना, एक मिनट रुको। लिखना उसमें रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड, रिफ्लेक्टेड वेव, reflected wave is at a phase difference of pi. Reflected wave is the phase difference of pi with respect to incident wave. ठीक है, इसमें क्या होगा, मान लो ये एक स्ट्रिंग है जो यहाँ से फिक्स करके रखा हुआ है, ठीक है ना। ये जो एंड है इसका क्या है, फिक्स करके है। अब इस पे कोई भी वेव जनरेट करोगे, मान लो मैंने एक बार इसको पुश किया तो यहाँ पे एक पल्स जनरेट होगा। ये पल्स आगे की तरफ क्या होगा, ट्रेवल होगा। कुछ देर बाद यहाँ, अभी यहाँ है, कुछ देर बाद यहाँ जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। अब ये जब वापस आएगा रिफ्लेक्ट होकर के ना, तो किधर से रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे नीचे से। अलग अलग टाइम पे देखोगे तो क्या होगा, इस तरीके से आएगा। यानी इसमें और इसमें फेज डिफरेंस कितना का हो गया, पाई का फेज डिफरेंस हो गया। सारी बात समझ में। ये तुम्हारा इंसिडेंट रे था,
इंसिडेंट वेव या इंसिडेंट पल्स बोल सकते हैं इसको। बहुत सारे पल्स मिलकर के वेव बनाते हैं। और ये क्या था, रिफ्लेक्टेड पल्स है। अगर इक्वेशन की बात करोगे, इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे या इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव, वाई आई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के। अगर ये है देन रिफ्लेक्टेड वेव क्या हो जाएगा तुम्हारा, रिफ्लेक्टेड वेव जो होगा इसमें दो तरीके का चेंज होगा। एक तो डायरेक्शन चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज होकर किधर हो गया, नेगेटिव की तरफ हो गया। अगर इसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स ले रहे हो तो इसका डायरेक्शन किधर हो गया, नेगेटिव की तरफ। तो वाई आर जो होगा इट विल बी माइनस ऑफ ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। माइनस क्यों आ रहा है यहाँ पे, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि वेव कहा था ऊपर था, पाई के चलते क्या हो गया, ये यहाँ पे प्लस पाई ऐड कर सकते हो ना, तो प्लस पाई बाहर अगर क्या दिखाएगा, माइनस साइन दिखाएगा, क्योंकि अभी उसका एम्पलीट्यूड किधर हो गया, नीचे हो गया। अगर ऐसे बहुत सारे कंटिन्यूअस पल्स भेजे तो वो क्या फॉर्म करेगा, वेव फॉर्म करेगा। तो एक वेव इधर से गया और वेव जाकर के इससे रिफ्लेक्ट होकर के वापस आया। तो तुम इधर से कंटिन्यूअसली वेव भेज रहे हो और इधर से कंटिन्यूअसली वेव क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर के आ रहा है। तो दोनों जो वेव होंगे क्या करेंगे, सुपर इंपोज होगा। और उसके सुपर इंपोजिशन के चलते, सुपर पोजिशन के चलते क्या होगा, स्टेशनरी वेव जनरेट होगा, स्टैंडिंग वेव जनरेट होगा। कहां पे, जो भी तुम्हारा स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है इस पे। आ रही बात समझ में। अब दूसरा बात करोगे बी का, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड। अगर तुम्हारे पास फ्री एंड है तो रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्टेड वेव एंड इंसिडेंट वेव। जैसे अगर धागा को ऐसे रिंग में बांध करके यहाँ पे फंसाए हुए हो, तो ये जो एंड है ना, ये वेव के अनुसार क्या करेगा, अब ऊपर नीचे हो सकता है। ये जो क्वाइल लगा हुआ है यहाँ पे, उस क्वाइल में हमने क्या करा, स्ट्रिंग को बांध दिया और इसको एक रॉड में ऐसे लगा करके रखा है। तो जब पल्स आएगा ना, इसको क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो अब जब इसको डिस्प्लेस करेगा ना, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा वो जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के जाएगा तो ऊपर से ही जाएगा, कोई फेज में चेंज नहीं होगा। इक्वेशन में किस तरीके का चेंज होगा, ये अगर तुम्हारा इंसिडेंट वेव का इक्वेशन है, माइनस साइन यहाँ से हट जाएगा, डायरेक्शन तो अपोजिट हो गया, उसके चलते प्लस बीच में आएगा।
स्टैंडिंग वेव बनने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी चाहिए? इक्वल फ्रीक्वेंसी, इक्वल एम्पलीट्यूड, बस डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारे जो भी इस स्ट्रिंग की बात करोगे तो इस पे कंटिन्यूअसली वेव जो फिर वो रिफ्लेक्ट होकर के आएगा, जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो उसी स्ट्रिंग पे ही है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगा और उसका जो एम्पलीट्यूड होगा क्या होगा? सेम होगा। तो यहां से जो भी वेव बनेगा वो कैसा वेव बनेगा? स्टैंडिंग वेव बनेगा। तो हमारे पास दो केस है, वेव पे दो तरीके के स्टैंडिंग वेव बन सकते हैं, एक जब हम रिजिड एंड से रिफ्लेक्शन कराए और दूसरा फ्री एंड से रिफ्लेक्शन करवाए, ठीक है। तो लिखना स्टैंडिंग वेव के बारे में लिख लो। ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ, ये लिखे हुए हैं लेकिन फिर से लिख लो, ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ, ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ waves, due to superposition of waves traveling in opposite direction, traveling in opposite direction, having same amplitude and frequency, due to superposition of waves traveling in same direction, sorry, opposite direction, opposite directions, having same amplitude and frequency, having same amplitude and frequency, same amplitude and frequency, form standing wave, form standing wave, form standing wave, पैरा छोड़ के लिखना properties of standing wave, properties of standing wave, पहला पॉइंट लिखो, प्रॉपर्टीज में लिखना पहला पॉइंट, wave is confined, wave is confined, wave is confined, wave is confined in a given region, in a given region, ठीक है। अब इसमें होता क्या ना कि वेव ट्रेवल नहीं करता एक जगह से दूसरी जगह, पहले वाले जो प्रोग्रेसिव वेव था या ट्रेवलिंग वेव था उसमें क्या हो रहा था, वेव इस लोकेशन पे जनरेट हुआ और कुछ देर बाद आगे ट्रेवल करके चला जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वो जो रीजन है ना जहां पे सुपरपोजिशन हुआ है उसी रीजन में क्या रहेगा, कन्फाइंड रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 2, देयर पॉइंट नंबर 2 ऐसे लिख दो, एनर्जी ऑफ दिस टाइप ऑफ वेव, energy of this type of wave, energy of this type of wave do not propagate, energy of this type of wave does not propagate, लिख सकते हो, does not propagate from one place to another place, from one place to another place, it remains confined, it remains confined, it remains confined in the region of superposition, it remains confined in the region of superposition. अगेन जो भी प्रोग्रेसिव वेव थे उनका काम क्या था, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी उसी रीजन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल नहीं करेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट में लिखना, एम्पलीट्यूड ऑफ ओसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ ओसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ ओसिलेशन is different for, amplitude of oscillation is different for different particles, amplitude of oscillation is different for different particles. अब यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी प्रोग्रेसिव वेव हम लोग देख रहे थे तो उसमें सारे पार्टिकल्स को कितना डिस्प्लेस होने का मौका मिलता है,
ए से डिस्प्लेस होने का मौका मिलता है, क्योंकि सब सारे के सारे पार्टिकल कहाँ होंगे, कभी ना कभी किसी न किसी स्टैंड पे उनको क्या मौका मिलेगा, ए तक डिस्प्लेस होने का, और नीचे भी जा सकता है नेगेटिव ए तक। लेकिन जो स्टैंडिंग वेव है ना, वहां पे सारे पार्टिकल्स ए नहीं जाएंगे, कुछ ऐसे पार्टिकल होंगे जिनका डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा। कुछ पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देंगे, कुछ पार्टिकल जीरो डिस्प्लेसमेंट देंगे, ठीक है, और बाकी सारे इनके बीच में अरेंज होंगे। तो अलग अलग पॉइंट पे जाकर के देखोगे ना, अलग अलग पॉइंट पे, जैसे तुमने स्नैपशॉट लिया, स्नैपशॉट लेते हो तो हमें क्या दिखता है, टाइम को फ्रीज करते हैं, और टाइम फ्रीज करते हैं तो अलग अलग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिखता है। तो जैसे ही तुम स्नैपशॉट लेगो ना, तो क्या दिखेगा कि कुछ पार्टिकल है जो इनका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, वो अपनी जगह पे है, कुछ पार्टिकल्स का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ है। कुछ देर बाद भी ये स्नैपशॉट लोगे ना, तो ये पता चलेगा कि यहाँ पे जो पार्टिकल था वो रेस्ट नहीं था। अगेन ये जो पार्टिकल है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, और ये जो पार्टिकल्स है इनका कुछ उनके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो यहाँ पे हर एक पार्टिकल का अलग अलग एम्पलीट्यूड होगा, ओसिलेट तो सारे के सारे करेंगे, लेकिन डिफरेंट एम्पलीट्यूड से। सबका एम्पलीट्यूड डिपेंड करेगा कि वो कौन से लोकेशन पे है अभी, ठीक है ना। तो लिखना उसी में कंटिन्यू करना। सम ऑफ द पार्टिकल्स, सम ऑफ द पार्टिकल्स, फुल स्टॉप के बाद लिखा, सम ऑफ द पार्टिकल्स undergo maximum displacement, some of the particles undergo maximum displacement, maximum displacement, which are known as antinodes, maximum displacement which are known as antinodes, and some particle undergo zero displacement, and some particle undergoes zero displacement, and these are known as nodes, तो कुछ पार्टिकल जो होते हैं वो हमेशा रेस्ट में ही रहते हैं, मतलब वो कभी भी अपने पोजीशन से डिस्प्लेस ही नहीं होंगे। और कुछ पार्टिकल क्या होंगे, उनका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मैक्सिमम होता है। बाकी अलग किसी भी पार्टिकल के रेस्पेक्ट में देखोगे तो उनका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट लिखना, देयर इज नो फेज डिफरेंस, there is no phase difference between any particles, any particles of the medium अब इसमें क्या होता है ना कि जो इक्वेशन आएगा उससे देखा तुमको दिख जाएगा कि यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। मतलब अगर किसी भी पार्टिकल को देखोगे, जैसे ये इस पे वेव जनरेट हुआ, तो एक ऐसा इंस्टेंट आएगा कि सारे के सारे पार्टिकल एक ही टाइम पे मीन पे होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, एक टाइम पे मीन पे होंगे, और मीन से या तो ऊपर की तरफ जा रहे होंगे या फिर नीचे की तरफ जा रहे होंगे। तो अगर एक पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा होगा ना, तो सारे के सारे पार्टिकल किधर जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, मान लो कुछ ऐसा सिचुएशन बना कि जिसको जितना डिस्प्लेसमेंट करना था उतना कर लिया, ऐसा कुछ वेव बन गया। इस पार्टिकल को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देना था, उसने दे दिया। इस पार्टिकल का मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, इसका भी मिनिमम, इसका भी। अब इसका मन क्या है, नीचे आने को। तो जब ये नीचे आ रहा होगा ना, तो एक साथ सारे पार्टिकल क्या होंगे, नीचे आएंगे, और ये वाले पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे। मतलब जितने भी पार्टिकल है सबका सब जो मोशन होता है वो किस तरीके का होता है, उनका कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, एक ही टाइम में सारे के सारे मीन पोजीशन से या तो ऊपर की तरफ जा रहे होंगे या तो नीचे की तरफ आ रहे होंगे, कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। और एम्पलीट्यूड जो होगा सबका क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिख सकते हो दैट इज, उसी में दैट इज all the particles, that is all the particles cross their mean position, all the particles cross their mean position at same time, all the particle cross their mean position at
सेम टाइम, सारे के सारे पार्टिकल्स होंगे एक ही टाइम पे क्या कर रहे होंगे, अपना मीन पोजीशन क्रॉस करेंगे, फिर एक ही टाइम पे अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से वापस आ रहे होंगे, ठीक है ना। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले अलग अलग पार्टिकल को देखते थे ना। स्टैंडिंग वेव में, ये प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता था कि तुमने स्नैपशॉट लिया तो पता चला ये जो पार्टिकल है ये अपने मैक्सिमम पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, यहां तक। लेकिन अभी इसके पास क्या प्रॉपर्टी, अभी देखोगे तो इधर का पार्टिकल जाने की किधर टेंडेंसी रखेगा, ऊपर की तरफ, ये पार्टिकल ऊपर की तरफ। जैसे इस साइड जाओगे ये वाला पार्टिकल नीचे आने की टेंडेंसी में होगा, क्योंकि अभी क्या होगा, ये वाला पार्टिकल मैक्सिमम पहुंच चुका है, अब इसकी टेंडेंसी किधर होगी, नीचे आने की। तो प्रोग्रेसिव वेव में हर एक पार्टिकल का क्या होता है, अलग अलग फेज, हर एक पार्टिकल का अलग अलग डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, सब एक साथ मीन से क्रॉस नहीं करते, कोई अपने मैक्सिमम पे होता है, कोई मीन पे होता है, अलग अलग पोजीशन पे होगा डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ एक्स एंड टी। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे सेम फेज में होते हैं, तो सब एक साथ मीन क्रॉस करते हैं, सब एक साथ मैक्सिमम वैल्यू पहुंचते हैं और फिर वहां से रिटर्न होते हैं। अब नेक्स्ट लिखेंगे प्रोग्रेसिव वेव, नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव नेक्स्ट पॉइंट है प्रोग्रेसिव वेव ऑन स्ट्रिंग। प्रोग्रेसिव वेव ऑन स्ट्रिंग is of two type. Progressive wave on string is of two types. Is of two types. A में लिख देना reflection from fixed end and B में उसी पॉइंट में टू टाइप्स का होगा ना, तो एक कौन सा है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड एंड, और बी में क्या होगा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड। पांचवें पॉइंट में ही ए बी करके लिखना है, कैसे लिख रहे हो, प्रोग्रेसिव वेव लिखा दिया क्या, स्टैंडिंग वेव लिखना, अगर प्रोग्रेसिव लिखा दिया तो स्टैंडिंग वेव इज ऑफ टू टाइप्स। स्टैंडिंग वेव इज ऑफ टू टाइप्स, या स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग इज ऑफ टू टाइप्स। कैसा, अब उसमें पांचवें पॉइंट में दो ये आएगा, ये दोनों लिखना। अब एक टेबल बना लेंगे ताकि साथ साथ कंपैरिजन भी होते रहे। एक तरफ क्या लिखोगे, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स्ड और दूसरी तरफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड। अगर फ्री एंड से करेंगे, फिक्स्ड एंड से करोगे तो अगर तुम्हारे पास पॉइंट ए में लिखना, अगर तुम्हारे पास वाई आई जो है इंसिडेंट रे है कितना, इंसिडेंट वेव है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो रिफ्लेक्टेड कितना हो जाएगा, माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब यहां से बी में तुमको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव जो बनेगा सुपरपोजिशन के चलते, दैट इज वाई नेट, इट विल बी व्हाट, y1 प्लस वाई आर। ये दोनों स्ट्रिंग पे क्या करेंगे, सुपर इंपोज होंगे। इधर जो काम करेंगे वो लिखना नहीं, वो बस फाइनल रिजल्ट लिख लेना। अगर y1 की जगह रखोगे a साइन y नेट जो होगा, ये वाला चीज मत लिखना, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इधर क्या है, माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। जब इसको एक्सपैंड करोगे तो यहां से क्या आएगा, ए साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स माइनस ए कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, अच्छा उल्टा लिख दिया, कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स। ये इसका एक्सपेंशन हुआ,
ठीक है। दूसरे वाले का अगर एक्सपेंशन करोगे तो इट विल बी ए साइन ओमेगा टी cos kx माइनस ऑफ ए साइन kx cos ओमेगा टी। ठीक है, इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा। कौन सा टर्म कैंसिल आउट होगा? cos kx वाला टर्म, ये टर्म और ये टर्म। ठीक है, इन दोनों का जो भी तुम्हारा सिंबल है वो क्या है, साइन जो है वो अलग अलग है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी तुम्हारे पास बचेगा क्या? माइनस टू ए साइन के और कॉस ओमेगा टी, ये तुम्हारा वाई नेट है। क्या? हाँ, ये वाई नेट यहाँ पे लिख देना, वो वाली वैल्यू। ये वाला वैल्यू यहाँ लिखो। ये तुम्हारा वाई नेट है, यानी ये रिजल्टेंट वेव है तुम्हारा। ये क्या होगा तुम्हारा? रिजल्टेंट वेव होगा। अब इसमें देखो अलग अलग, ये x की वैल्यू क्या होगी? वेरी होगी, और टाइम भी क्या होगा? वेरी होगा। अब टाइम के साथ कोई फंक्शन नहीं दिख रहा है तुमको, टाइम के साथ ऐसा कोई प्लस 5 या कुछ टर्म एडेड नहीं दिख रहा है, इसलिए ये जो टर्म है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि फेज डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा। ये जो पूरा फंक्शन है ये रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट वेव। ये जो पूरा टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यानी अगर x की वैल्यू अलग अलग रखोगे तो एम्पलीट्यूड क्या आएगा? वेरी करेगा। अगर x की वैल्यू मैं 0 रखूं, x की वैल्यू अकॉर्डिंगली 2π/λ उसकी तरफ चेंज कर करके रखूं, तो ये जो वैल्यू होगा ये पूरा टर्म ये क्या होगा? वेरी करेगा। और तो थर्ड पॉइंट जो होगा तुम्हारा सी, उसमें लिखना वेयर 2a sin kx, where 2a sin kx represents, where 2a sin kx amplitude of different particles, represents amplitude of different particles which depends on value of x. Amplitude of different particles which depends on value of x. सी में नेक्स्ट लिखेंगे D for maximum amplitude. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है? एंटी नोड। जहां पर भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? एंटी नोड बोलते हैं। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए ए मैक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 2a। ए मैक्सिमम का जो वैल्यू होगा कितना होगा? 2a होगा, क्योंकि कॉस जो है, कॉस के एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी? -1 से 1 तक। यानी इसके लिए दैट इज कॉस के एक्स क्या होना चाहिए? +-1 के। साइन है क्या? हाँ, तो साइन के एक्स कितना होना चाहिए? +-1 के बराबर। +-1 के लिए दोनों के लिए जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और साइन जो है वो कब कब प्लस और -1 होता है? ग्राफ बना लो ना, नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे चलेगा। एक बार यहाँ पे π/,
2 पे और 3π/2 पे और सिमिलरली ऐड करना चाहोगे 5π/2 पे। मतलब जो kx है दैट इज जो तुम्हारा kx होगा इट विल बी 2n+1 π/2। साइन kx क्या होना चाहिए ±1/2 होना चाहिए, और जिसके चलते तुम्हें पता चलेगा कि kx की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अगर kx की वैल्यू इतनी होती 2n+1 π/2 तो फिर ऐसे सारे वैल्यू के लिए क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और k तुम्हें पता है क्या क्या होता है 2π/λ। तो अगर वो वैल्यू पुट करोगे सो x शुड बी, यहां पे रख सकते हो 2π/λ, x इज इक्वल टू 2n+1 π/2। सो x कितना आ जाएगा 2n+1 λ/4। और n की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या है 0 1 2, तो पुट कर दो वेयर n इक्वल्स टू 0, 1, 2 एंड सो। अगर तुमसे बोला जाए कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स, तो कितना होगा डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स कितना होगा λ/, कैसे निकालोगे वैल्यू पुट कर दो। एक बार n पुट हाँ, एक बार 1 पुट कर दो, एक बार 2 पुट कर दो, या फिर एक बार 0 और एक बार 1 पुट कर दो। x1 x2 की दो वैल्यू आएगी और दोनों का डिफरेंस जो होगा वो क्या दे देगा। तो इसमें लिख लो नेक्स्ट पॉइंट जो भी तुम्हारा e, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स, distance between two consecutive antinodes, is λ/2, is λ/2। अब यहां पे देखोगे तो पहला नोड कहां पे बनेगा, फर्स्ट जो नोड होगा, फर्स्ट नोड कब बनेगा n की वैल्यू 0 λ/4 पे, ठीक है। फर्स्ट जो एंटी नोड होगा λ/4 पे। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज होता है कि जो भी फ्री एंड होता है वो बाद में लिख लेंगे, लेकिन अभी समझ लो जो भी फ्री एंड होता है वहां पे हमेशा क्या बनता है एंटी नोड बनता है। जो भी तुम्हारा फ्री एंड होगा वहां पे क्या बनेगा एंटी नोड बनेगा, वो लिखेंगे बाद में। लेकिन जो ई हो गया ना, ई के बाद एफ लिखोगे, एफ में लिखना फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड, फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड। और मिनिमम एम्पलीट्यूड का क्या मतलब होता है नोड बनेगा। नोड्स के लिए ए मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0, ए मिनिमम कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। कब पॉसिबल है जब साइन के एक्स कितना हो जाए 0 हो जाए। और साइन के एक्स 0 कब होगा जहां जहां साइन की वैल्यू 0 होगी। ग्राफ प्लॉट करोगे किस तरीके का, कब कब 0 हो रहा है 0 पे और यानी तुम्हें यहाँ क्या कितना दिखेगा, जो भी तुम्हारा के एक्स है वो कितने के बराबर हो n पाई के बराबर। जब भी के एक्स कितने के बराबर होगा n पाई के बराबर होगा, तो इन सारे वैल्यूज पे तुमको क्या मिलेगा, सारे वैल्यूज पे तुम्हें मिलेगा नोट्स मिलेगा। और अगर यहां से 2π/λ वैल्यू पुट करोगे तो n पाई अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू जो यहां से मिलेगी इट विल बी n λ/2। अगेन n कहां से स्टार्ट करेंगे 0 1 2
हो गया। अगर इस पॉइंट पे देखो ना, ऐसे अगर जो इक्वेशन बना रहे हो तो तुमने अपना जो ओरिजिन है वो कहाँ पे रखा? ओरिजिन कहाँ रखे हैं? जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है। ओरिजिन जो है ना फिक्स्ड एंड, जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पे रखा हुआ है। क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे ना तो कितने क्या बनेगा वहां पे? नोड बनेगा, ठीक है। और नोड मैंने कहा बोला, नोड बनेगा फिक्स एंड पे, एंटी नोड कहाँ बनेगा? फ्री एंड पे। तो देखो ऐसा ये वेव, ये एंड फ्री था तो हमारा ओरिजिन कहाँ है तुम्हारा? इधर है। मतलब जो भी रीडिंग हम ले रहे हैं इस पे वेव जो जनरेट हो रहा है वो कहाँ से ले रहे हैं? इस ओरिजिन से ले रहे हैं। आ रही बात समझ में? इस डायरेक्शन में जो ट्रेवल कर रहा था वो पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में जो ट्रेवल कर रहा था नेगेटिव। और इसके रेस्पेक्ट में जैसे ही 0 पुट करोगे ना तो x इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे क्या बनेगा? नोड बनेगा। यहां से लेमडा बाई 4 डिस्टेंस, कितना दूर? लेमडा बाई 4 डिस्टेंस क्या बनेगा? एंटी नोड बनेगा। फिर फर्दर लेमडा बाई 4 डिस्टेंस क्या बनेगा? नोड बनेगा। आ रही बात समझ में? फिर उसके बाद तो कंसेक्यूटिव नोड बनता है और एंटी नोड बनता है। और अगर तुमसे बोला जाए दो नोड के बीच का डिस्टेंस बता दो कंसेक्यूटिव नोड का डिस्टेंस कितना होगा? अगेन वो भी लेमडा बाई 2 होगा। तो पॉइंट नंबर एफ लिखेंगे। एफ हो गया। एफ कहा कम चल कर दिए? हाँ तो जो भी नेक्स्ट पॉइंट होगा वो लिखना। डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन two consecutive nodes, distance between two consecutive nodes is also, distance between two consecutive nodes is also lambda by 2। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई डाउट है किसी को? उस साइड वाला तुम करोगे। इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहला काम क्या है तुम्हारा? उधर से देख के ना कॉपी पेस्ट कर सकते हो, एकदम वैसा ही कॉपी पेस्ट मत कर देना बिना दिमाग लगाए हुए। क्या करना है? इक्वेशन बनाएंगे। अगर वाई आई तुम्हारे पास है तो वाई आर कितना होगा? क्या चेंज आएगा उसमें? बस। अगर इधर पहला पॉइंट लिखोगे, वाई आई कितना है तुम्हारे पास? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो वाई आर जो होगा कितना हो जाएगा? ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। बी पॉइंट क्या था तुम्हारा? रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव में अगर देखोगे तो वाई रिजल्टेंट बताओ कितना होगा? 2a यानी cos के एक्स साइन ओमेगा टी, यही होगा। इसको जब दोनों को ऐड करके सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा ना, y जो रिजल्टेंट होगा इट विल बी 2a cos के एक्स। यहाँ पे इस टर्म में किधर आता? साइन के एक्स आ रहा था, इधर कितना आएगा? cos के एक्स। क्या करेंगे? वही जो इधर लिखे थे ना इस साइड में सिंप्लीफिकेशन वाला पोर्शन वो कर देंगे, ये दिख जाएगा। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बनो करो। नेक्स्ट पॉइंट क्या था तुम्हारा? हाँ अब इसमें लिखोगे वेयर, ये जो भी टर्म है ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड है, एंड दिस अगेन इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट? एक्स। एक्स पे डिपेंड करेगा। और फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस वाला यहाँ कोई टर्म दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा। तो लिख लोगे वेयर 2a cos kx, where 2a cos kx gives amplitude, gives amplitude of different particles, of different particles which depends on what? वैल्यू ऑफ x, जो कि x पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट क्या होगा? अब पता करेंगे कहाँ पे
कहाँ पे एंटी नोड बनेगा या कहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, लिखो नेक्स्ट। उधर से ही बगल वाले से ही तो छापना है, लेकिन छापेंगे थोड़ा सा दिमाग लगा करके, वही चीज कॉपी पेस्ट मार दोगे तो गलत हो जाएगा। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब एंटी नोड, ए मैक्स कितना होगा, 2a के बराबर ही होगा। ए मैक्सिमम जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 2a के बराबर होगा। एंटी नोड निकाल रहे हो या नोड निकाल रहे हो, कॉस के एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। हाँ ठीक है, कॉस के एक्स 0 नहीं 1 होना चाहिए ना, के एक्स 0 होना चाहिए, प्लस माइनस 1 लिखेंगे। कॉस के एक्स यहाँ पे कितना होना चाहिए इस बार, पिछले वाले केस में साइन के एक्स प्लस माइनस 1 था, अभी क्या होगा, के एक्स का वैल्यू जो होगा, के एक्स का वैल्यू 0 नहीं होगा, हाँ के एक्स का वैल्यू क्या करेंगे 0 करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग और भी टर्म पुट करेंगे, बस एक ही का नहीं सोचेंगे, अलग अलग पॉइंट्स पे 1 होता है और -1 होता है। सो नेक्स्ट जो भी तुम्हारा पॉइंट है, आई थिंक डी पॉइंट होगा ना तुम्हारा, फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बोले तो एंटी नोड, और एंटी नोड के लिए क्या होगा, ए मैक्स, इट विल बी हाउ मच, 2a। और ये कब मिलेगा, व्हेन cos kx इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। और cos kx प्लस माइनस कब होगा, जब kx की वैल्यू कितनी होगी, हाँ देख लो ग्राफ बना करके, फिर ऐसा ग्राफ बनता है cos का। तुम्हें क्या चाहिए, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये और ये, तो ये 0 है, ये कितना होता है पाई, इधर कितना होता है 3 पाई होगा, 2 पाई इधर 3 पाई, यानी cos के x जो होगा, इसको लिखोगे तो इट विल बी n इंटू पाई, जहां n की वैल्यू क्या होगी, अगेन 1 2 3 0 1 2 3 वो बाद में करेंगे। अगर इसको लेमडा के टर्म में लिखोगे, सो x शुड बी व्हाट, n लेमडा बाई 2। x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, n लेमडा बाई 2 होना चाहिए। अगेन x कहां से मेजर करेंगे, और ओरिजिन कहां पे है, जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, उसी पॉइंट को हम क्या लेते हैं, 0 0 लेते हैं। अब इसमें लिख लो वेयर n क्या है तुम्हारा, n इज इक्वल टू 0, 1 2 एंड सो ऑन। यहाँ भी दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना, एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस छाप लो, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मार लो। डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड्स इज लैम्डा बाई 2। नेक्स्ट कैलकुलेट करो, नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करोगे, मिनिमम एम्पलीट्यूड। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए ए मिनिमम 0 होना चाहिए, यानी कॉस के एक्स कितना होना चाहिए, और कॉस की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है सोच लो। हाँ समझ में आ रहा है, हाँ? लिखो कॉस के एक्स नहीं होगा, वो क्या करे, कॉस के एक्स 0 होगा। हाँ अब के एक्स लिखो, के एक्स होगा 2n प्लस 1 और पाई बाई 2। एक्स कैलकुलेट करो वहां से, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हो, करो। मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए क्या होगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड को क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। नोड मतलब हाँ, ए मिनिमम 0। अब कब 0 होगा, जब कॉस के एक्स की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। और कॉस के एक्स 0 कहाँ कहाँ होगा वो लिख देंगे, मैं इसी में मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। ये तुम्हारा कौन सा वैल्यू है, एफ है।
ये होगा ना कि x कितने के बराबर हो जाए, क्योंकि देख लो 0 कब हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है पाई बाई 2 पे, अगेन 3 पाई बाई, फिर 5 पाई, यानी 2n+1। अब इसको चेंज करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2n+1 λ/4। अगेन x वही है 0 1 2 3 4 जो पुट करो। नेक्स्ट पॉइंट इसका भी लिख दो, दो कंसेक्यूटिव के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, λ/2। अब यहाँ पे दोनों साइड अगर देखोगे ना, दोनों साइड में अगर दिमाग लगाओगे, ऑब्जर्व करोगे दोनों साइड में, तो एक चीज दिखेगा, पहले वाले केस में जहां नोड था वहां पे, इस वाले केस में क्या बन गया, एंटी नोड बन गया, क्योंकि पहले अगर x = 0 पुट कर रहे थे, x = 0 मतलब फिक्स्ड इंड ही हो गया, और फिक्स्ड इंड पे क्या बन रहा था, नोड। अभी जब x = 0 पुट करेंगे ना, तो वो कौन सा इंड है, फ्री इंड है, क्योंकि वो वहां से क्या कर रहा था, मूव कर सकता है ऊपर नीचे, वो फ्री इंड है, और फ्री इंड पे क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। ये समझ में आ रहा है चीज। और अब जो भी चीज है जब वैल्यू पुट करोगे, जब शुरू यही से स्टार्टिंग से ही उल्टा हो गया, तो इसके बाद का जो अरेंजमेंट होगा, नोड के बाद यहाँ एंटी नोड बनता है, फिर इसके लिए क्या बन जाएगा, नोड बन जाएगा। मतलब पिछले वाले केस का जस्ट अपोजिट सिचुएशन, फिक्स्ड में जहां नोड बन रहा था, फ्री में वहां पे क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। और नेक्स्ट चीज क्या रखना है, हमेशा फ्री इंड पे क्या बनता है, फ्री इंड पे हमेशा एंटी नोड बनता है। तो अब इस टेबल को कंप्लीट कर लिया हो, तो नीचे लिखेंगे दो नोट। नोट नंबर 1 है, डिस्टेंस बिटवीन consecutive distance between consecutive node and antinode, distance between consecutive node and antinode is कितना होगा, λ/4। एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, λ/4 है। कंसेक्यूटिव नोड्स एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, λ/4 होगा। पॉइंट नंबर 2 लिख लेंगे, नोट नंबर 2 इसमें लिखना, हाँ, एट फिक्स पॉइंट always node is formed, at fixed point always node is formed, क्योंकि वो फिक्स है, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, और डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वहां पे हमेशा क्या बनेगा, नोड बनेगा। नेक्स्ट लिखेंगे, उसी में लिख लो, एंड एट फ्री इंड always antinode is formed, हो गया। चलो इसके बाद हम पढ़ेंगे हार्मोनिक्स एंड मोड्स। तो लिखना नेक्स्ट हेडिंग, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते हैं तो किस तरीके का फेनोमेना होगा। और इसमें सबसे पहला लिखेंगे both ends fixed, अगर दोनों एंड फिक्स कर दिया, both end fixed, तो अगर दोनों एंड फिक्स कर दिया तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन बचा, दोनों एंड जो होगा वहां पे क्या बनेगा, हाँ
कौन कौन अभी नींद से उठ के पागल हो गया? हाँ, बोथ एंड अगर फिक्स कर दोगे तो दोनों एंड पे क्या बनेगा? नोड बनेगा, ठीक है। और बीच में एंटी नोड का अरेंजमेंट होगा, ठीक है ना। अगर बात करें सबसे मिनिमम वाला सिचुएशन का, सबसे मिनिमम सिचुएशन की बात करोगे तो क्या पॉसिबल है? दोनों एंड पे तो नोड बनेगा, बीच में क्या बन जाए? एक एंटी नोड बन जाए। उससे कम कुछ पॉसिबल है? उससे कम कुछ पॉसिबल नहीं है। तो इस मोड को बोलते हैं फंडामेंटल मोड। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल मोड बोलते हैं। मतलब अगर उससे नीचे की फ्रीक्वेंसी ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, तो उस मोड को हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल बोलेंगे। तो लिखना, इसमें लिख लो, इन दिस केस, इन दिस केस, इन दिस केस node will form at, node will form at both end। ऑनलाइन वाले कोई नहीं है क्या? ये तो एकदम चुप पड़े हैं। अच्छा, आज कोई है ही नहीं। node will form at both end। अब हमारे पास पॉसिबिलिटी जो है वो चेक कर लेते हैं। जैसे ये एक स्ट्रिंग था जो क्या है, दोनों तरफ फिक्स कर दिया हुआ। अब इसको प्लग करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, तो सबसे जो पहला वाला, सबसे जो सिंपल वाला कंडीशन बनेगा वो किस तरीके बनेगा कि यहाँ पे क्या हो जाए तुम्हारे पास, ठीक है, इस तरीके का सिचुएशन बने कि ये डिस्प्लेस हो गया, ये डिस्प्लेस हो गया, कहाँ चला जाएगा? ऊपर। या फिर सारे पार्टिकल एक साथ क्या होंगे? नीचे आएंगे। तो कुछ देर बाद कहाँ दिखेगा? नीचे दिखेगा। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पे जो भी वेव जनरेट होगा, अगर इसका लेंथ कितना है तुम्हारा? एल। अभी लिखना नहीं है, अभी बस समझ लो। ये कितना है? ये लेंथ है तुम्हारा एल। और दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो यहाँ जो लेंथ होगा वो कितना, अभी लिखना नहीं है, वो अरेंज करके लिखेंगे, लेमडा बाई 2 के बराबर होगा। यानी ये जो वेवलेंथ प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा? वेवलेंथ प्रोड्यूस किसके बराबर होगा? 2L के बराबर। और जैसे ही तुम्हें वेवलेंथ पता चाहिए, वेवलेंथ पता चल गया, ये जो स्ट्रिंग है अगर इसका टेंशन पता है और इस पे मास डेंसिटी पता है, लीनियर मास डेंसिटी, तो तुम वहां से वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो और इस वेलोसिटी के हेल्प से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। सो फ्रीक्वेंसी विल बी व्हाट? वेलोसिटी बाई लेमडा। और लेमडा में किसका पार्ट मिलेगा तुमको? लेंथ का, ठीक है। और भी दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? अगेन लिखना नहीं है, फिर समझना है कि यहाँ पे तुम्हें क्या बने, ये तो नोड बन ही रहा है, बीच में एक और कहीं नोड बन जाए, इस तरीके कुछ ऐसा बने। अगर ऐसा बनना है तो ये जो तुम्हारा लेंथ एल है, इसके लिए अगर देखोगे तो अभी ये डिस्टेंस कितना है? ये लेमडा बाई 2 है। और ये डिस्टेंस कितना है? लेमडा बाई 2 है। फिर इसको कंपेयर करोगे, एक वेवलेंथ और निकालेगा और उस वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग एक नई फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि ये जो भी फॉर्मेशन बन रहा है ना, वो डिपेंड करता है हम कहाँ पे प्लग कर रहे हैं। जहां पे प्लग करते हैं वहां पे क्या बनता है? एंटी नोड बनता है। जिस भी जैसे सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना जिसमें धागा लगा होता है, जैसे सितार हो गया, गिटार हो गया, ये सारे किस पे डिपेंड करता है? इसी कंडीशन पे, बोथ एंड पे फिक्स कर दो, किसी एक जगह प्लग करो, जहां पे प्लग करेंगे वहां पे क्या होगा? एंटी नोड बनेगा। और एंटी नोड बनने का सबसे जो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? ये या तो इस तरीके से वाइब्रेट कर लो या फिर इस तरीके से वाइब्रेट कर लो, एंड सो ऑन। 3 लूप बना लो, 4 लूप बना दो, और वैसा बहुत सारा लूप बना सकते हो, और उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा? अलग अलग तुमको फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो बोथ एंड में पहला पॉइंट लिख दियो, लिखना। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, लिखो, if next point, if velocity of wave is given, if velocity of wave is given, if velocity of wave is given, if velocity of wave is given by calculating, by calculating, by calculating wavelength, by calculating wavelength, we can find, by calculating wavelength, we can find frequency of oscillation या frequency of vibration, अगर वेलोसिटी गिवन है तो क्या करोगे? कैलकुलेट कर सकते हो। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेयर v इज इक्वल टू
रूट ओवर टी बाई म्यू, जहाँ टी क्या है टेंशन, म्यू क्या है। हाँ तो यहाँ से तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो, कोई भी ये एक्सपेरिमेंट भी करना होता है सोनोमीटर 12th में, अगर 11th में अगर क्लासेस करे हो गए तो स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है जिसका नाम क्या होता है सोनोमीटर, देखे हो। हाँ करे भी हो, बढ़िया स्कूल था तब तो तुम्हारा। चलो अब इसके बाद लिखेंगे फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड या फिर उसको एक और नाम से जानते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, पहला हेडिंग होगा तुम्हारा इसी में, फंडामेंटल मोड और इसी को क्या बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। नेमिंग थोड़ा याद रखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ फंडामेंटल, फंडामेंटल कोरोस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट हार्मोनिक। फंडामेंटल का अब वो जो डायग्राम बनाए थे वो बना सकते हो। फंडामेंटल मोड के लिए क्या होता है, जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा। अब ये दोनों लाइन एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये दोनों लाइन क्यों क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कभी ऊपर होगा और कभी नीचे होगा, लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन होता है ना तो ये दोनों एक साथ बनाते हैं, क्या दिखाने के लिए कि किसका रिप्रेजेंटेशन है स्टैंडिंग वेव का है। अब ऐसा नहीं सोच सर धागा टूट के दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ऊपर चला गया और एक नीचे चला गया, ऐसा नहीं होता, ये बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ये दोनों एंड क्या थे फिक्स थे। सो यहां से तुम्हें मिलेगा ये जो डिस्टेंस है वो कितना है एल के बराबर है। सो एल जो होगा वो कितने के बराबर होगा लेमडा बाई 2 के, या फिर जो लेमडा होगा कितने के बराबर होगा 2L के। सो अगर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जब कैलकुलेट करोगे, या F1 इसको भी बोल सकते हो, F1 अगर कैलकुलेट करोगे तो कितनी वैल्यू होगी F1, F1 विल बी V बाई 2L। अगेन V कहां से पुट करेंगे, जो टर्म उधर लिखा हुआ था, ये है तुम्हारा क्या फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक या फिर और फंडामेंटल मोड, इधर लिख लेना। ऐसे तीन का कंपेयर करेंगे उसके बाद फाइनल इक्वेशन का बना देंगे, मतलब जनरल इक्वेशन बना देंगे कि जो भी तुमसे पूछे वो पुट करो कैलकुलेट कर लो। तो ये एक ऐसा कंडीशन हुआ। सेकंड लिखेंगे नंबर टू, नंबर टू में लिखना फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन या फिर का दूसरा नाम क्या होगा सेकंड हार्मोनिक। अब यहाँ पे बहुत गलती करते हैं बच्चे, फर्स्ट ओवरटोन अगर सवाल में पूछता है ना और ऐसे सेकंड हार्मोनिक तो इसमें कंफ्यूजन होता है, तो ये सारा कंफ्यूजन क्या करोगे अभी जो नेमिंग हो रहा है ना वही से याद करके रखोगे। इस केस में जो फंडामेंट जो भी तुम्हारा ओवरटोन है पीछे चल रहा है एक से, यहाँ पे क्या हो रहा है ओवरटोन एक से पीछे चल रहा है, सिचुएशन क्या बनेगा, अब तीन नोड बनेंगे, कितने नोड होंगे तुम्हारे पास तीन नोड होगा, क्योंकि दो के बाद एक सबसे जो लीस्ट वाला पॉसिबल अब क्या होगा तीन पॉसिबल है, तो तीन के लिए जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे नोड बन रहा है क्योंकि ये फिक्स था, इसके साथ तो कुछ कर नहीं सकते हो, नोड यहाँ पे एंटी नोड, अगेन नोड एंटी नोड और नोड। अगर स्ट्रिंग का लेंथ तुमको दिया हुआ है, लेंथ कितना एल के बराबर है, तो यहाँ जो एल होगा इट विल बी लेमडा के बराबर होगा, ठीक है। अब तुम्हारे पास जो फ्रीक्वेंसी आएगा F2, F2 का क्या मतलब है F2 कितना होगा V बाई L, इसको मैं जानबूझकर कैसे लिख रहा 2V बाई 2L लिख सकते हैं ना, ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दो हाँ नीचे। अब इसको बोलेंगे क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ
लिख देना फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक। अब ये नोड एंटी नोड कहाँ बन रहा है ना, इसी को पढ़ने के लिए हमने क्या पढ़ा था, पिछला वाला टॉपिक पढ़ा था कि किस पॉइंट पे नोड बनेगा, किस पॉइंट पे एंटी नोड बनेगा, दो एंटी नोड के बीच में या दो नोड के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। यही सब क्लियर करने के लिए हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा, स्टैंडिंग वेव का टॉपिक पढ़ा। क्योंकि यहाँ पे जब कंटिन्यूअसली प्लग करोगे ना तो उसके चलते वेव जनरेट होगा स्ट्रिंग पे, और वो स्ट्रिंग दो एंड फिक्स है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन के चलते क्या बनेगा, स्टैंडिंग वेव बनेगा। वही सेम चीज ये फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या था, सेकंड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट ओवरटोन, वो लिख लेना, ब्रैकेट में लिख लेना, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। हो गया। अब इसके बाद कौन सा पॉइंट बचा, सेकंड ओवरटोन और फिर थर्ड हार्मोनिक। लिखो सेकेंड ओवरटोन या फिर थर्ड हार्मोनिक। तुम कैलकुलेट करो कितना आएगा, कितना लूप बनेगा, 3 लूप बनेगा। नोट्स कितने बनेंगे, 4 में नहीं होगा, अगेन ये जो पूरा लेंथ है ये कितने के बराबर है, एल के बराबर। एल को कंपेयर किससे करेंगे, वेवलेंथ से। सो एल जो यहाँ पे होगा इट विल बी 3 लैम्डा बाई 2। सो लैम्डा कितना हो जाएगा, 2L बाई 3। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे F3। अब F3 में लेमडा की जगह क्या पुट करोगे, लेमडा की जगह पुट करेंगे 2L बाई 3, जिसमें 3 ऊपर चला जाएगा। सो इट विल बिकम 3V बाई 2L। हो गया। अब ज्यादा आगे तक नहीं करेंगे, यहां से सिर्फ फॉर्मूला को जनरलाइज कर देंगे। हो गया ये। अब इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करोगे, ये कौन सा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ, लिख लो फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक सेकेंड ओवरटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन। जल्दी से लिख लो ताकि जनरलाइज कर दे इसको। अब इसके बाद क्या आएगा, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ, रेड वाला दिख रहा है, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक और n-1 ओवरटोन is given as, क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो यहाँ पे 3 दिख रहा था ना, तो F3 को कौन सा फ्रीक्वेंसी बोल रहे थे, थर्ड हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी। यानी जो Fn लिखेंगे ना यहाँ, Fn को क्या रिप्रेजेंट करेगा, हार्मोनिक, n जो है वो हार्मोनिक रिप्रेजेंट करेगा। सो Fn की जो वैल्यू होगी इट विल बी n इंटू V बाई 2L। ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूला है। कोई भी हार्मोनिक तुमको चाहिए क्या करोगे, डायरेक्टली इससे निकालोगे। लेकिन अगर तुमसे ओवरटोन पूछेगा तो क्या करोगे, अगर तुमसे पूछा फिफ्थ ओवरटोन, समझ सुन लो एक बार, अगर तुमसे क्या पूछा, फिफ्थ ओवरटोन पूछा, यानी हार्मोनिक कौन सा होगा,
6 होगा, ठीक है ना। अगर तुमसे सवाल में क्या पूछ दिया, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना, ये क्या दे रहा है, एक कम ओवरटोन दे रहा है, क्योंकि एन पुट करोगे ना तो वो किसके बराबर होगा, हार्मोनिक के बराबर होगा। लेकिन अगर सवाल में तुमसे पूछ दिया फिफ्थ ओवरटोन, ठीक है, फिफ्थ ओवरटोन पूछने का मतलब है कि वो कौन सा हार्मोनिक होगा, सिक्स हार्मोनिक होगा, यानी एन की वैल्यू कितना पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे। तो जब भी सवाल इस तरीके का है ना, जिसमें तुमसे क्या पूछ रहा है, तुमसे पूछ दिया ओवरटोन के टर्म में, लेकिन तुमने ये इक्वेशन को कैसे याद करा है, फिक्स्ड केस में हम जो इक्वेशन है कैसे याद कर रहे हैं, हार्मोनिक के टर्म में याद करना है। इंपॉर्टेंट यहाँ क्या है, हार्मोनिक है, ठीक है। अब जो भी हार्मोनिक है उसके टर्म में तुमने याद करा, क्वेश्चन में क्या आ गया, क्वेश्चन में तुमसे पूछ दिया ओवरटोन, तो ज्यादा मत सोचना, उसमें 1 ऐड कर देना। जैसे ही 1 ऐड करोगे क्या बन जाएगा, वो हार्मोनिक बन जाएगा, और फिर फॉर्मूला ये यूज कर देना। समझ में आ रही है बात। तो इस फॉर्मूला से तुमको सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, हार्मोनिक मिल जाएगा। और नेक्स्ट चीज यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी मिल रहा है वो कंटिन्यूअस मिल रहा है। F1 मिला, F2 मिला, F3 मिला, F4, और सारी जो फ्रीक्वेंसी है डेट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सारी जो फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो आ रहा है, फंडामेंटल मोड का जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है उसका क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है। इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो, 1 से 2 से 3 से, क्या मिलेगा तुमको, आगे की फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। तो नेक्स्ट नोट में लिखना है इसमें, when both ends of a string is fixed, when both end of a string are fixed, when both ends of a string are fixed, continuous harmonics are obtained। ये हार्मोनिक वर्ड कहां से आया, म्यूजिक से आया हुआ है। हाँ, अब्बा हारमोनियम बजाते थे ना, मीम देखे हो, नहीं जानते, अरे यार तुम लोग मिस कर देते हो आगे। हाँ, क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यूअस हार्मोनिक आर ऑब्टेन्ड। अब ये काम खत्म हो गया किसका, बोथ एंड फिक्स का। अब कौन सा पढ़ेंगे, बोथ एंड, ऐसा होता है कुछ बोथ एंड फ्री नहीं कर सकते, अब पढ़ेंगे वन एंड फ्री, वन एंड फिक्स। हाँ तो लिख लो नेक्स्ट। हाँ, स्पेस में जाके ऐसे धागा छोड़े, धागा कहाँ मिला, जमीन पे, फिर हारमोनियम बजाते रहना उस पे। स्पेस में, अच्छा स्पेस में टेंशन फिर प्रोवाइड कैसे करोगे, हाँ स्पेस में जाके बजाओ हारमोनियम बजाने का। फिर अब्बा को एस्ट्रोनॉट वाला सूट पहनना पड़ेगा। चलो देखो, लिखो क्या लिखना था, हाँ वन एंड फ्री, वन एंड फिक्स्ड, वन एंड फ्री, वन एंड फिक्स। अब यहाँ पे एक एंड पे क्या बनेगा, नोड, और दूसरे एंड पे उसका कुछ तुम कर नहीं सकते। क्या फ्री एंड पे नोड बना सकते हो, फ्री एंड पे नोड नहीं बनेगा। फ्री एंड पे क्या बनेगा, हमेशा एंटी नोड ही बनेगा, और फिक्स एंड पे नोड बनेगा। तो लिख लो इसमें, ऑन फ्री एंड एंटी नोड विल फॉर्म, on free end anti node will form, free end anti node will form, and at fixed end node will form। तो अब यहां से सबसे मिनिमम वाला क्राइटेरिया चेक करोगे। अगर लूप बनाने की कोशिश करोगे तो कैसा बनेगा, एक एंड तो फ्री है इधर वाला, और दूसरा जो एंड है वो क्या है, ये फ्री करके रखे हुए, ये फिक्स्ड है, ठीक है। यहाँ पे नोड बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, एंटी नोड। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा, यहाँ क्या बना, नोड, यहाँ क्या बना, इससे कम का कुछ पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो इसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल, क्या फंडामेंटल मोड, क्या बोलेंगे इसको, फंडामेंटल मोड, या फिर फर्स्ट हार्मोनिक,
फंडामेंटल मोड या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। अगर ये लेंथ तुम्हारा कितना दिया हुआ है एल के बराबर, तो यहाँ एल कितने के बराबर होगा λ/4, क्योंकि एक नोड और एंटी नोड के बीच का गैप कितना होता है। हाँ, ये तो नोट में लिखा हुआ था। तो यहां से जो फ्रीक्वेंसी आएगी एफ कितना होगा v/λ। लेमडा की जगह क्या रखोगे, हाँ यहां से लिख सकते हो λ = 4l, तो v/4l। ये तुम्हारा क्या है 1 है। हो गया, मतलब ये तुम्हें क्या दे रहा है फर्स्ट हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक लिख दो, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल मोड। फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक और फंडामेंटल मोड। अब दूसरा कंडीशन कैसे बनेगा, अब इस मोड को किस में चेंज कर देंगे, फर्स्ट ओवरटोन में, फर्स्ट ओवरटोन। लेकिन ये सेकंड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, नहीं क्या होगा थर्ड हार्मोनिक। अब जो भी म्यूजिक बजाने की कोशिश कर रहा था उसके साथ क्या हो गया, धोखा हो गया, बीच का एक टोन मिसिंग है। फर्स्ट के बाद होना क्या चाहिए था, मतलब अगर उसको सारे गामा बजाने को बोलोगे तो सा के बाद र मिसिंग, सीधे ग आ जाएगा, मतलब कंटिन्यूअसली बीच वाला एक मिस कर रहा है, तो बजा पाओगे गाना, फिर थप्पड़ खाओगे स्टेज पे जाके। तो इसलिए जब धागा टूट जाता है ना, जो पियानो बजाता है वो क्या करता है, मतलब जो भी गिटार बजाता है वो क्या करता है, पहले पीछे भाग के धागा टाइट करके आता है। तो फर्स्ट ओवरटोन या फिर थर्ड हार्मोनिक, इसमें क्या सिचुएशन बनेगा, अगेन यहाँ पर तो क्या बनना चाहिए हमेशा एंटी नोड। अब बीच में कहीं एक और नोड बन गया इस तरीके का, तो कंडीशन ऐसा बन सकता है। अब देखोगे यहाँ पे, तो बीच में इधर एक नोड बना दिया, तो अब बीच इसके पास में एक और क्या होना चाहिए, एंटी नोड। अब इस कंडीशन के लिए लेंथ जो होगा वो कितना होगा, हाँ अब इसमें क्या होगा ना, यहां से यहां तक दो नोड के बीच का गैप कितना है, ये अब तुम्हारा लेंथ हो गया। अब इसमें है λ/2 प्लस, तो ये λ/2 इसमें ऐड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 3λ/4। उल्टा लिख दिया क्या, एल, हाँ एल है तुम्हारा, लेंथ इतना आ गया। अब इस यहाँ पे उठा करके पुट करोगे कितना आएगा, F3 जो होगा, F3 विल बी ऊपर 3b/4l। देखो 2 वाला टर्म बीच में मिसिंग है, जल्दी जल्दी लिखो। और अगेन तुम्हारा जो डॉपलर इफेक्ट है, उसके बाद जो फेवरेट टॉपिक है वेव का, नीट वाले बच्चों के लिए कौन सा है, ये है। डॉपलर से सवाल पूछा तो पूछा, नहीं पूछेगा तो कहां से पूछेगा, स्टैंडिंग वेव से पूछेगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है इसका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद क्या आएगा तुम्हारा सेकंड ओवरटोन इधर, और इधर क्या आएगा फिफ्थ हार्मोनिक। जो भी टर्म है इधर चेंज होगा, अगेन इंट्रोड्यूस क्या करेंगे λ/2,
टू इंट्रोड्यूस कर देंगे, क्योंकि अब लूप जो बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा। एक यहाँ नोड बना, एक यहाँ नोड बना, सो लूप जो बन रहा है, और एक लूप आधा बनेगा। अगेन यहाँ नोड, इधर एंटी नोड, नोड एंटी नोड, इधर नोड, फिर एंटी नोड। किसमें चेंज हो जाएगा? 5। इसको चेंज करोगे तो इधर F5 और इधर 5। हो गया? नहीं हुआ, जल्दी करो। अगर यहां से जनरल फॉर्मूला लिखोगे तो क्या आएगा? जनरल फॉर्मूला अगर लिख रहे हो तो क्या आएगा? लैम्डा बाई 4 या v बाई 4l, v बाई 4l। अब ये जो इक्वेशन है ये देगा क्या, समझ लो। यहां से इस इक्वेशन से क्या मिलेगा? 2n प्लस हार्मोनिक मिलेगा। ये जो इक्वेशन है ना, यहाँ पे क्या मिलेगा तुमको? ये जो रिजल्ट है, यहाँ से 2n प्लस 1 हार्मोनिक मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये टर्म जो देखेंगे ना, ये जो कोफिशिएंट देखोगे इधर चेंज हो रहा है। मतलब अगर तुमने यहाँ n 0 पुट करा, 0 पुट करने का मतलब कौन सा? 0 पुट करोगे तो हार्मोनिक 0 नहीं होगा। कौन सा हार्मोनिक होगा? फर्स्ट हार्मोनिक होगी। इस बार हार्मोनिक किससे डिसाइड हो रहा है? इस पूरे कोफिशिएंट से डिसाइड हो रहा है। पूरा जो हार्मोनिक है वो किससे डिसाइड कर रहे हैं? या फिर इसको दूसरे तरीकों में देखोगे तो ये कौन सा ओवरटोन देगा? nth ओवरटोन देगा। कौन सा ओवरटोन देगा? nth। आ रही बात समझ में? मतलब पिछले वाले केस से ये क्या हो गया? उल्टा हो गया। ठीक है ना? पिछले वाले केस से हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन किसका मिल रहा था? हार्मोनिक का मिल रहा था, लेकिन यहाँ हार्मोनिक मिसिंग है। और अगर हार्मोनिक मिसिंग है तो ये जो पूरा कोफिशिएंट है ना, इस v बाई 4l का पूरा जो कोफिशिएंट होगा दैट विल रिप्रेजेंट व्हाट? हार्मोनिक। और जहाँ n का वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा? ओवरटोन रिप्रेजेंट करेगा। और n तुम 0 पुट करोगे तो कौन सा ओवरटोन होगा? n 0 पुट करोगे तो क्या होगा? फंडामेंटल रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो यहाँ पे 1 पुट करोगे ना तो तुम 0 छोड़ दिए। फर्स्ट ओवरटोन कितना है? n1। 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? तो n इक्वल्स टू 0 पे तुम्हें मिलेगा फंडामेंटल, n इक्वल्स टू 1 पे फर्स्ट ओवरटोन, n इक्वल्स टू 2 पे सेकंड। ये तो फॉलो कर रहा है, लेकिन गड़बड़ क्या है? हार्मोनिक के साथ। इसके लिए फर्स्ट हार्मोनिक, इसके लिए थर्ड हार्मोनिक, और इसके लिए फिफ्थ हार्मोनिक। और ये वाला सिचुएशन जो है ना, ये गलती ज्यादा करवाता है। तो इस पे जब सवाल करोगे तो क्या करोगे? कम से कम 5 सवाल करोगे ओवरटोन और हार्मोनिक को लेकर के। अब समझना क्या करेंगे? जैसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो, फ्री एंड का कोई क्वेश्चन हो, और तुमसे क्या पूछ रहा है? फ्री एंड के सवाल में तुमसे पूछ रहा है बताओ थर्ड हार्मोनिक। फ्री एंड के सवाल में क्या पूछ दिया? थर्ड हार्मोनिक पूछ दिया ना, तो सीधे ये जो 2n प्लस 1 है ये कितने के बराबर हो गया? यही 3 के बराबर हो गया।
जब थर्ड हार्मोनिक पूछेगा तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, ये जो पूरा टर्म है यही कितने के बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया। अब सोचेंगे कब, जब तुमसे क्या पूछ रहा होगा, ओवरटोन पूछ रहा होगा। ओवरटोन पूछ रहा होगा ना, अब इसका काम आएगा। इसका काम कब आएगा, जब ओवरटोन पूछ रहा होगा। अब वहां पे एन की वैल्यू तुम्हें पुट करनी होगी। फर्स्ट ओवरटोन बोला तो एन कितना पुट करेंगे, 1। सेकंड पूछा तो, क्योंकि ओवरटोन तो कंटिन्यूअसली चल रहा है ना, मिस कौन कर रहा है, हार्मोनिक। और जब हार्मोनिक मिस कर रहा है तो जो भी ये कोफिशिएंट है, दिस इज डायरेक्टली रिप्रेजेंटिंग द हार्मोनिक। तो सीधे क्या पुट कर देंगे, उस पूरे कोफिशिएंट को क्या पुट कर दोगे, हार्मोनिक को पुट कर दोगे। ठीक है, सवाल करोगे, 3-4 सवाल करोगे कंटिन्यूअसली, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। दो ही तरीका याद करने का, पिछले वाला जो याद करोगे वो डिफरेंट तरीका से याद करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिक्स्ड वाला कैसे याद कर रहे हैं, उधर कंटिन्यूअस मिल रहा है, और जब कंटिन्यूअस मिलता है तो क्या होगा, सीधे एन की वैल्यू रखोगे, क्या दे देगा वो, हार्मोनिक दे देगा। यहाँ पे कोफिशिएंट जो होगा वो क्या देगा, हार्मोनिक देगा, और एन की वैल्यू से क्या मिलेगा, ओवरटोन मिलेगा। ठीक है, देख लें, तो अगर कोई सवाल होगा तो करेंगे। इसके बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूला याद करने के, कैसे याद रखते हैं। ठीक है, तो उसमें अलग अलग बुक पढ़ोगे फिर कंफ्यूज हो जाओगे। लिखना, एक सवाल लिखो। A string is a string fixed at both ends. A string fixed at both ends. A string fixed at both ends gives resonance to 30 hertz. Give resonance to 30 hertz. A string fixed at both ends gives resonance to 30 hertz. 230 लिख दिया है, रेजोनेंस टू 30 हर्ट्ज, अब लिख लिया ना, एंड 90 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज एंड 90 हर्ट्ज के पहले 2 TW और फिर 30 हर्ट्ज। अरे यार इसमें भी कंफ्यूजन, रेजोनेंस टू 30 हर्ट्ज ऐसा है, कॉमा 90 हर्ट्ज एंड वन मोर फ्रीक्वेंसी। अब इसके आगे लिख लेना, रेजोनेंस टू 30 hertz, 90 hertz and one more frequency between these, one more frequency between these, then find fundamental frequency, अब यार रेजोनेंस वाला जो टर्म है उससे परेशान मत हो ना। रेजोनेंस का क्या मतलब है, यहाँ रेजोनेंस से मतलब है ना कि जो भी स्ट्रिंग प्रोड्यूस करेगा ना, अगर उसके सामने अगर उस टाइप का एक फ्रीक्वेंसी ला करके रखोगे तो उससे क्या करेगा, उससे मैच करेगा। और जब मैच करता है उसको क्या बोलेंगे, रेजोनेंस बोलते हैं उस कंडीशन को। जब भी फ्रीक्वेंसी मैच करता है उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। तो ये स्ट्रिंग फ्रीक्वेंसी कब कब मैच कराएगा, जो ये प्रोड्यूस कर रहा होगा, जो भी ये प्रोड्यूस करेगा ना उसी से मैच करवाएगा। तो प्रोड्यूस 30 कर रहा है, 90 कर रहा है, बीच में एक और फ्रीक्वेंसी है वो भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो तुमसे सवाल में पूछ कर रहा है कि ये जो भी सेटअप है इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना होगा। सोचो कैसे कर सकते हैं इसको। अब जरूरी नहीं कि हर बार तुमसे एन वो फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन करके ऐसे ही सवाल पूछे।
बहुत सारे लोगों ने लिख दिया लेकिन पता ही नहीं चल रहा उसके आगे करना क्या है। लिखे हो ना सब लोग लिखा हुआ है कि फ्री एंड होगा, सॉरी बोथ एंड कितना 14 15 नहीं नहीं देखते हैं 15, रुक जाओ देख लेना मे भी हो सकता है ना। चलो देखते हैं। अभी तुमको सवाल में क्या दिया कि 30 से रेजोनेंस हो रहा है, यानी 30 प्रोड्यूस कर रहा होगा, उसके बाद 60 से कर रहा है, लेकिन इसके बीच में एक और फ्रीक्वेंसी है जिसके बारे में हमें नहीं पता। सॉरी 30 के बाद 90 है, तो बीच का एक फ्रीक्वेंसी तुम्हें नहीं पता। तो देखो अगर इस फ्रीक्वेंसी को लिखते हो n और v/2l, तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगा इसको कितना लिखोगे, n+2 v/2l। कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि इसके एक अगले वाला का लिखते हैं तो क्या लिखते हैं n+1 v/2l, और ये कितना आ गया है 2 आ गया है, तो अब नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी होगा कितना होगा n+2 v/2l होगा। और तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना f1, और f1 की वैल्यू क्या होती है v/2l। यानी इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करके, दोनों को सॉल्व करके तुम्हें क्या निकालना है v/2l की वैल्यू, क्योंकि v/2l ही तुम्हारा क्या है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। आ रहा है बात समझ में क्या बोल रहे हैं, बस सॉल्व कर लो। दो इक्वेशन, दो अननोन, अननोन भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ये वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत है। कितना आ रहा है, नहीं कर पा रहे उसको सॉल्व। 30 आ रहा है, यानी ये जो है तुम्हारे ये क्या हो गया, यही फंडामेंटल ही दिया था। 30 जो था क्या था तुम्हारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही था। इसको इसमें से ये घटा दोगे ना, तुम्हारे पास क्या बचेगा, इस वाले टर्म में से ये घटा दोगे तो 60 हर्ट्ज जो होगा इट विल बी हाउ मच 2v/2l। लेकिन तुम्हें क्या निकालना है v/2l निकालना है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो v/2l कितने के बराबर जाएगा 30 हर्ट्ज के बराबर। और यही क्या होता है फंडामेंटल f1 जो तुमसे पूछ रहा था। फिक्स्ड एंड के लिए नहीं, ऐसा कुछ थोड़े बोल रहे हैं कि नोड पे रेजोनेंस होगा। नोड का, अरे नोड तो पॉइंट है ना यार, नोड क्या है तुम्हारा पॉइंट्स है। अब जब प्लग करते हैं ना उसको, तो अलग अलग कंडीशन होता है। जब एक पॉइंट पे प्लग करोगे तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी, डिफरेंट डिफरेंट प्लग करने पे डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आती है। तो मान लो एक गिटारिस्ट था, उसने प्लग करा एक बार, तो उससे 30 हर्ट्ज प्रोड्यूस हुआ, वो 30 हर्ट्ज जो है वो रेजोनेंस कर रहा है। उसके बाद एक दूसरे जगह पे उसने प्लग करा, ठीक है, तो वहां से 90 हर्ट्ज निकला, वो 90 हर्ट्ज भी क्या कर रहा है रेजोनेंस कर रहा है। अब उस जो भी म्यूजिशियन था उसको पता है कि बीच में एक और फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब म्यूजिशियन जो है वो कहां से प्रोड्यूस कर रहा था फिक्स्ड इंड से। फिक्स्ड इंड का प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो भी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगा इस टर्म में रहेगा। हाँ, तो NV/2 में, तो इसका इंफॉर्मेशन अगर इस पूरे फ्रीक्वेंसी को तुमने इतना मान लिया, तो जो आगे वाला प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा n+1 v/12। उसके आगे वाला, तो तुम्हें इसका और इसका इंफॉर्मेशन पता है, तो यहां से ये कैलकुलेट करना था। एक और कर लो फिर इसी टाइप का। इन द एबव क्वेश्चन, इन द एबव क्वेश्चन, इन द एबव क्वेश्चन, if in the above question if 5 more frequencies, in the above question if 5 more frequencies lies between 5 more frequencies lie between 30 and 90 hertz, 30 and 90 hertz, then find fundamental frequency, then find fundamental frequency। इसको करो।
पिछला वाला जो समझा होगा ये कर देगा। कितना आ रहा है? हो गया? 10 आ रहा है ना? तो यहाँ पे अगेन क्या मानोगे? n इंटू वी बाई 12 कितने के बराबर? 30 के बराबर। ये पहला रिलेशन हमने माना। अब क्या इसके बीच में कितना फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट कर रहा है? 5 और कर रहा है। तो ये n+1, n+2, n+3, n+4, n+5 जो नेक्स्ट होगा जिसके बारे में तुम्हें पता है वो कितना होगा? n+6 इंटू वी बाई 12 कितने के बराबर? 90 हर्ट्ज के बराबर। अगेन ये तुम्हारा पहला इक्वेशन, ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन। लेकिन तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है? F1 कैलकुलेट करना, विच इज v बाई 12। इसमें से ये घटाओगे तो कितना बचेगा? इसको घटाओगे तो 6v बाई 12 और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 60 के बराबर। लेकिन तुम्हें 6vn नहीं निकालना था, क्या निकालना था? v बाई 12, ये 10 के। और यही क्या है तुम्हारा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया? हो गया? अब चलो, जो पिछले वाला जो फॉर्मूला बताया था ना, जिसमें हमने याद करने का वो तरीका देखा था, उसका एक ओवरटोन के बेसिस पे, दोनों जो फॉर्मूला है वो ओवरटोन के बेसिस पे याद कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है। जो भी फॉर्मूला हमने निकाला ना, उसको किसके फॉर्म में याद कर लेंगे? सीधे ओवरटोन के बेसिस पे याद कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट ओवरटोन पूछ रहा है तो इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। फिर हार्मोनिक के लिए क्या करना पड़ेगा? हार्मोनिक के लिए फिर तुमको मॉडिफाई करना पड़ेगा उस फॉर्मूला के लिए। तो हमारे पास अगर पिछले वाले केस में था, अभी लिखना मत, पहले समझ लो। पिछला वाला केस जो था वो क्या था? फिक्स्ड एंड का, बोथ एंड अगर फिक्स था, वहां से जो फॉर्मूला आया था फ्रीक्वेंसी का, कितना आया था? nv बाई 12। अब समझना, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं। अब ये क्या देगा? हमने जो अभी फॉर्मूला याद करा, ये nth हार्मोनिक देगा। क्या देगा? nth हार्मोनिक। लेकिन अगर इसको इस तरीके से लिखो, n+1 v बाई 12, ये फॉर्मूला में n जो होगा वो क्या देगा? सीधे ओवरटोन दे देगा। ये क्या दे देगा? सीधे ओवरटोन देगा। कौन सा ओवरटोन? nth ओवरटोन देगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब इसीलिए बोल रहे थे ज्यादा फॉर्मूला याद करने में क्या होता है ना, कंफ्यूजन हो जाता है। तो अगर याद करना हो, या तो पिछला वाला फॉर्मूला याद करना या फिर ये फॉर्मूला याद करना। मतलब इसमें से अगर फ्रीक्वेंसी चाहिए, n की वैल्यू कितना पुट कर सकते हो? अभी n की वैल्यू स्टार्ट हुई कहां से? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ऐसा अगर यहाँ इस फॉर्मूला से nth ओवरटोन आ रहा है, अगेन ये जो टर्म है, ये जो टर्म यहाँ पे है, ये कोफिशिएंट, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? कोफिशिएंट। इसका पूरा का पूरा कोफिशिएंट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा क्या? हार्मोनिक रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रही है बात? अब जो पिछला वाला एक और फॉर्मूला था फ्री एंड वाला, इसको मॉडिफाई करेंगे। तो पिछला वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या था? उसको मॉडिफाई करके मैं लिख रहा हूं n+1/2 v बाई 12। क्या कर दिए? सेम चीज था, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए। अगेन यार, ये जो फॉर्मूला है ये क्या देगा? nth ओवरटोन देगा। क्या देगा तुमको? nth ओवरटोन देगा। जा n अगेन कहां से स्टार्ट होगा? 0, 1, 2 एंड सो ऑन। लेकिन इस फॉर्मूला से अगेन जो कोफिशिएंट है, अरे ये जो वैल्यू है ना, ये पूरा n की वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या देगा? n अगर 0 पुट करोगे तो किसके बराबर होगा? v बाई 4। v बाई 4 l क्या है?
फंडामेंटल है, वही तो बोलना है, ओवरटोन देगा। अभी हार्मोन ये किसके रेस्पेक्ट में याद कर रहे हैं, ये दोनों फॉर्मूला एन एन जो भी है ना एंथ, इसलिए तो बोल रहे हैं ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए ज्यादा नहीं बताते हैं। एंथ ओवरटोन जो होगा वो क्या देगा, ये दोनों फॉर्मूला जो बता रहे हैं ना, इसमें एन की वैल्यू पुट करो क्या मिलेगा, दोनों फॉर्मूला में एन पुट करोगे तो क्या मिलेगा, ओवरटोन मिलेगा। लेकिन अब इस वाले क्वेश्चन में फिर हार्मोनिक कैसे पता करोगे, हार्मोनिक कैसे पता करोगे, हार्मोन अरे भैया तो उसी को मॉडिफाई करके उसको ओवरटोन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई ये अजीब पागल है। अरे जो वो 4 बार करे थे ना, तो इसको एन दिखा रहे हैं कि अगर एन सीधे यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूं तो क्या देगा, एन की वैल्यू अगर सीधे पुट करोगे तो क्या देगा, ओवरटोन मिलेगा। इस फॉर्मूला को हम दूसरे तरीके से याद करे थे, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ना, इसको दूसरे तरीके से याद करे थे, जहां पे सीधे एन पुट करने पे क्या मिल रहा था, पिछले वाले केस में जो याद कर रहे थे उसमें हार्मोनिक मिल रहा था। अभी फॉर्मूला किसमें मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि उसके अगले वाला जो फॉर्मूला हमने किस फॉर्म में याद रखा है, ओवरटोन में, तो इसलिए दोनों को ओवरटोन में याद करने का तरीका बता रहे हैं। कभी कभी बच्चे आते हैं ना कि सर दो फॉर्मूला है, दो मेथड से क्यों याद करेंगे, कोई ऐसा बता दो कि दोनों को ओवरटोन में याद कर ले, लेकिन और दोनों को हार्मोनिक के टर्म में याद कर ले। लेकिन इस फॉर्मूला में हार्मोनिक के टर्म में याद करना क्या है, नहीं कर सकते हो, क्योंकि मिसिंग हार्मोनिक है। लेकिन ओवरटोन के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हो ना, तो ये फॉर्मूला जो हमने पहले किसके फॉर्म में रटा था, हार्मोनिक के फॉर्म में रटा था ना, अब उसको एन के फॉर्म में रट सकते हो, लेकिन थोड़ा सा यहाँ क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। और एन कहां से अब स्टार्ट करेंगे, 0 से। पहले कहां से स्टार्ट कर रहे थे, 1 2 3 ऐसे पुट कर रहे थे, वहां से हार्मोनिक मिल रहा था। अब फ्री में जाएंगे, वही सही बोल रहा है कि वही फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूला में एन जो था वो क्या दे रहा था, ओवरटोन। हार्मोनिक कैसे निकालोगे, हार्मोनिक कहां से निकलेगा, हार्मोनिक जो होगा यहाँ पे कितने के बराबर होगा, 2n+1 के बराबर होगा, 2n+1 हार्मोनिक। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ना ये वैसा ही है, बस इसको क्या करें, मॉडिफाई करें, क्यों, ताकि ये किसके फॉर्म में दिख जाए, सीधे ओवरटोन के फॉर्म में दिख जाए। ठीक है, तो दोनों में से कोई या तो ये फॉर्म याद रखना, या तो पिछला वाला फॉर्म याद रखना। कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको नोट डाउन मत करो, ऐसे ही रहने दो। हो गया, हटा दे। चलो नेक्स्ट लिखो, सोनोमीटर। टाइम बचा हुआ है, नेक्स्ट हेडिंग है सोनोमीटर। अब ये जो डिवाइस है, इसके हेल्प से हम पता करते हैं कि जो भी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रहा है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो लिखना, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप। सोनोमीटर में लिखना, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप with the help of which with the help of which with the help of which we determine the factors with the help of which we determine the factors we determine the factors कहा, with the help of which we determine the factor we determine the factors on which frequency produced by a string frequency produced by a string depends frequency produced by a string depends। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लॉज आते हैं, जैसे लॉ ऑफ टेंशन का, लॉ ऑफ एरिया होता है, लॉ ऑफ डेंसिटी होता है, अलग अलग लॉ निकाल सकते हैं। देखो इसमें होता क्या है, ये सेटअप जो है किस तरीके का, एक बोर्ड होगा, ठीक है, इस बोर्ड पे क्या करते हैं कि यहां से धागा बांध के रखते हैं, ठीक है, और धागा को पुली के हेल्प से क्या करते हैं, ऐसे हैंग करते हैं।
अब ये जो हैंग करे हो ना, इसका क्या काम होता है, इस धागा में टेंशन प्रोवाइड करना। यहाँ पे ऐसे दो वेज लेंगे और जो भी एक्सपेरिमेंट होता है इन दो वेज के बीच में होता है। इसका क्या कर सकते हो, ये वेरी कर सकते हो, ये जो लेमडा ये जो तुम्हारा वेज है इसको क्या कर सकते हो, इधर उधर डिस्प्लेस कर सकते हो, जिसके चलते ये लेंथ क्या होगा, वेरी करेगा। ठीक, इस मास को भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हेवी मास कर सकते हो, लाइट मास कर सकते हो, उसके चलते यार टेंशन चेंज होगा। अगेन अगर वायर ही चेंज कर दोगे तो वायर का जो डेंसिटी है रो या म्यू ये चेंज हो जाएगा। एक दूसरा फॉर्म, अगर वायर को चेंज करो, एरिया जो क्रॉस सेक्शन एरिया है A1 और A2 चेंज हो सकता है। तो जो भी वेरिएशन है सारी चीजों का वेरी कर करके हमने क्या देखा कि फ्रीक्वेंसी टेंशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है, टेंशन या इस मास हैंग पे कैसे डिपेंड कर रहा है, या फिर डेंसिटी पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे किस तरीके का डिपेंड कर रहा है। आ रही बात समझ में? तो नेक्स्ट इसमें लिखना फर्स्ट पॉइंट, लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ टेंशन। बताओ टेंशन पे फ्रीक्वेंसी कैसे डिपेंड करता है, टेंशन पे फ्रीक्वेंसी कैसे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली या इनवर्सली? इनवर्सली डिपेंड करेगा। अरे फ्रीक्वेंसी जो आ रहा था क्या था तुम्हारा, v बाई, या ऐसा फॉर्मूला था ना n/2l। तो v जो होता है वो क्या होता है, तो ये इनवर्सली कैसे हो गया, कैसा हुआ, रूट ओवर में होगा लेकिन डायरेक्टली होगा। तो यहाँ पे देखोगे लॉ ऑफ स्ट्रिंग, लॉ ऑफ टेंशन जो होता है, पहला लॉ क्या है तुम्हारा, लॉ ऑफ टेंशन। लॉ ऑफ टेंशन में क्या दिखेगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर t और f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर t। और ये जो टेंशन था वो हम किससे प्रोवाइड कर रहे हैं, इस मास से। ये जो मास हैंग करके रखा हुआ है उससे, स्ट्रिंग के मास से नहीं, किससे मास, किसके मास से, जो हैंग करके रखा हुआ है। और ये जो t है, एंड t इज इक्वल टू व्हाट, mg। ठीक है, जहां m क्या है, हैंगिंग मास। मतलब जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी है इट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर हैंगिंग मास, या फिर फ्रीक्वेंसी जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर m। तो लॉ ये है हमारा, वहां से मॉडिफाई करके हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास में। क्योंकि कभी कभी जैसे एक्सपेरिमेंट होता है ना, तो मास को चेंज कर दिया, अगर m1 m2 कर दिया, तो फिर तुमसे पूछता है फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आया, या फिर जो वेलोसिटी वहां पे आया उसका क्या चेंज आया। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे सेकंड, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ लेंथ। लेंथ पे कैसे डिपेंड कर रहा, लेंथ पे अगर देखोगे तो फ्रीक्वेंसी कैसे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली डिपेंड कर रहा है ना। तो सेकंड बी है तुम्हारा लॉ ऑफ लेंथ, जिसमें फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। या फिर यहां से क्या लिख सकते हो, f1/f2 बराबर किसके होगा, L2/L1 के। इधर भी ये चीज लिख सकते हो कि f1/f2 बराबर किसके होगा, रूट ओवर T1/T, डायरेक्टली होता है ना, या फिर मास के फॉर्म में m1/m2। थर्ड लिखेंगे लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ मास, मास ऑफ स्ट्रिंग, लॉ ऑफ मास ऑफ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के मास पे फ्रीक्वेंसी कैसे डिपेंड करता है, डेंसिटी दिखेगा ना, डेंसिटी का टर्म में चेंज कर सकते हो। तो लिख लो
सी तुम्हारा क्या, अब कंफ्यूज मत होना है, यहाँ ये किसका मास था, जो हैंग करके रखे हुए हैं, अभी हम किसके मास की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये जो मास आता है ना, इससे इसको किससे कंपेयर करते हैं, टेंशन से। अभी जो स्ट्रिंग का मास है वो देगा लॉ ऑफ मास ऑफ स्ट्रिंग, और मास ऑफ स्ट्रिंग फॉर्मूला में तुमको कहा दिखेगा, वही वेलोसिटी वाले फॉर्मूला में, क्योंकि वेलोसिटी जो होता है v, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर म्यू, ठीक है। सो यहां से जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी होगा इट विल बी आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट म्यू, और f1 बाई f2 अगर कर रहे हो तो क्या दिखेगा, रूट ओवर म्यू2 बाई म्यू1। अब देखो यहाँ म्यू के फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, म्यू के फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर लेंथ लोगे ना तो लेंथ पे भी तो डिपेंड कर रहा है ना। तो जब भी एक टर्म को कंपेयर कर रहे होते हैं तो उससे दूसरा टर्म क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। जब भी मास की बात करोगे तो लेंथ उसका क्या रखोगे, कांस्टेंट रखोगे। अगर लेंथ कांस्टेंट रख रहे हैं ना तो मास को कैसे लिखेंगे, m1 जो होगा इट विल बी म्यू1 इंटू एल, और m2 जो होगा वो कितना होगा, म्यू2 इंटू, कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, म्यू बचेगा। इसलिए मास की जगह पे हम क्या लिख दे रहे हैं, म्यू ही लिख दे रहे हैं सीधे, क्योंकि जब भी एक फैक्टर का वेरिएशन देखते हैं, एक फैक्टर का इफेक्ट देखते हैं तो बाकी सारे फैक्टर्स को क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो पहले हमने लेंथ की बात करा, लेंथ का जब हम बात कर रहे होंगे तो क्या क्या कांस्टेंट रखा होगा, लेंथ का जब बात करेंगे तो टेंशन को कांस्टेंट रखेंगे, मास को कांस्टेंट रखेंगे, लेंथ का वेरिएशन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे लॉ ऑफ डेंसिटी, ये सेम है, लॉ ऑफ डेंसिटी भी कुछ इसी तरीका दिखेगा तुमको। अब अगेन वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, रूट ओवर, ये वेलोसिटी जो होगा क्या होगा, तो यहां से फ्रीक्वेंसी जो तुमको दिखेगा इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, सो इधर क्या दिखेगा, रो2 बाई रो1। हाँ, डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग लिख दो, कंफ्यूजन हो रहा है तो। और कौन सा रूल ला सकते हो तुम, ये जो हैंग करें इसका, नेक्स्ट है तुम्हारा लॉ ऑफ रेडियस। नंबर डाल लेना, शायद डी था ये जो मैंने सी लिखा हुआ, ये कौन सा है, डी है। लॉ ऑफ रेडियस ऑफ स्ट्रिंग, लॉ ऑफ रेडियस ऑफ स्ट्रिंग। रेडियस पे बताओ कैसे डिपेंड करेगा, सोचो। इनवर्सली, क्योंकि अगर तुम्हें याद होगा तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था रूट ओवर टी बाई रो इंटू ए लिखे थे ना। तो अगर एरिया की बात करेंगे तो डेंसिटी को कांस्टेंट, टी को कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट करोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा कि वेलोसिटी जो है वो एरिया क्या होगा तुम्हारा, टी बाई रो इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। अब यहां से वेलोसिटी जो है ना वो 1 बाई रो है, 1 बाई आर है, तो यहां से फ्रीक्वेंसी भी क्या आएगा, 1 बाई आर आएगा रेडियस पे। सो इधर से क्या दिखेगा तुमको, f1 बाई f2 बराबर होगा r2 बाई r1 के। तो ये 5 लॉ है जो कहां से हम पता करते हैं, सोनोमीटर से। हो गया, टाइम बचा अभी भी, कितना पढ़ाना पड़ेगा यार, पढ़ा पढ़ा के हम थक गए। नहीं, एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लो तब छोड़ देंगे। अभी तो तुम्हारा क्लास संडे को भी लगने वाला है, संडे और सैटरडे दोनों दिन लगेगा। अभी 3:30 से 5 बजे तक फिर से क्लास होगा तुम्हारा संडे को, लेकिन उसमें क्या पढ़ोगे, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेगा, सेमीकंडक्टर।
तो बोले थे ना सेमीकंडक्टर या मॉडर्न फिजिक्स क्या इंपॉर्टेंट है, तो जब उसको लास्ट में पढ़ाते हैं ना तो पहले तो 50% स्ट्रेंथ हो जाता है, और उसमें भी जो 50% होता है तो वो सोए सोए रहता है, लास्ट सर कब सिलेबस खत्म करिएगा, कब सिलेबस खत्म करिएगा। और नीट वाले होशियार हो गए हैं, उनको पता है कि ये चैप्टर बच्चे नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि मास्टर खुद लास्ट में पढ़ाता है, और लास्ट में मास्टर को पढ़ाने का भी मन नहीं करता, उसको भी होता है ना कि आज सिलेबस खत्म हो जाता, आज सिलेबस खत्म हो जाता। तो हम जालिम मास्टर में से हैं। हाँ चलो देखो इसमें क्या होता है, नोट में लिख सकते हो। अगर जनरल फॉर्मूला देखोगे, जनरल फॉर्मूला मतलब जो सब कुछ बता दे, जो रेडियस का फैक्टर या फिर सारे फैक्टर जो यहाँ पे लिखे गए हैं उन सबको कंबाइन करोगे तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू, बोलो, रूट ओवर टेंशन दिखेगा, नीचे क्या दिखेगा, रो दिखेगा, और आर बाहर आ जाएगा। बाहर क्या क्या आएगा, एक तो लेंथ बाहर था ही, आर भी बाहर आ गया, यानी अंदर क्या बचेगा, रो और पाई। अरे मास तो चला गया ना रो में, मास को 3-4 जगह लगा दोगे। और या इससे बढ़िया ये जो टेंशन है ना, इसको एक और टर्म में लिख देता, किसमें, mg में, जहां m क्या था, हैंगिंग मास का मास, हाँ हैंगिंग मास का मास तुम्हारा m है। अब इसमें सारी चीजें तुमको दिख जाएगी, इस एक फॉर्मूला से क्या क्या बता सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। रो क्या है, डेंसिटी, ये पाई अंदर क्यों रह गया, इसके चलते। एक चीज इसमें देखो, यहाँ 2 होगा, ये जनरल फॉर्मूला है तुम्हारा, जिससे क्या पता चलता है, फ्रीक्वेंसी। अगर रेडियस का रिलेशन पूछ दिया कि कैसे डिपेंड कर रहा है, या फिर हो गया। चलो फिर आज इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन। क्या बोल रहे